हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल बडी। तो ये हमारा एसएसटी क्लास 6 चैप्टर 1 का पार्ट 3 रहने वाला है। अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोस डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो देखिए, पार्ट 3 में हम बात करेंगे मैपिंग द अर्थ के बारे में। किसके बारे में? मैपिंग द अर्थ के बारे में, कि हम अर्थ को कैसे मैप करते हैं। अब जो मैपिंग का जो प्रोसेस है अर्थ को मैप करना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है। जैसे हमने मैप को तो फ्लैट सरफेस पे बना दिया और जहाँ पे जो बनाना है हमने जैसे भी हमने सीखा था वो सब कर दिया। लेकिन अर्थ को मैप करना उतना ईजी नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्लैनेट है वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है। वो स्फेयर की तरह है, वो स्फेयर की तरह है, बट वो परफेक्ट, देखो इसमें क्या लिखा है, इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्फेयर। नियरली वर्ड यूज़ हुआ है। नियरली का मतलब क्या हुआ है कि ये अर्थ हमारा परफेक्ट स्फेयर भी नहीं है। वो देखिए, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, बट वो पोल से, जो दोनों पोल्स हैं हमारे, ये पोल्स है, ये पोल्स है, यहाँ से थोड़े से फ्लैटेंड है, बाकी थोड़े से फ्लैटेंड है, बहुत स्लाइटली, देखो स्लाइटली फ्लैटेंड है। तो हम इसको परफेक्ट स्फेयर भी नहीं बोलेंगे। तो हम इसको क्या कहते हैं, जियोइड कह सकते हैं। जियोइड कह सकते हैं। जियोइड क्या होता है? जो मतलब स्लाइटली फ्लैटेंड होता है पोल से और इक्वेटर पे बल्ज्ड होता है। अब ये इक्वेटर क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में। ओके, बट इन प्रैक्टिस हम इसको स्फेरिकल ही मान रहे हैं। अभी के लिए हम स्फेरिकल ही मान रहे हैं। ज़्यादा जब डिटेल में क्वेश्चन पूछे तब आप बोलोगे कि हाँ यार स्फेयर नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है। बट अभी हम प्रैक्टिस के लिए स्फेरिकल ही मानेंगे अर्थ को, ठीक है। अब representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible। obviously एक sphere को हमें flat sheet of paper में represent करना है, वो भी accurately represent करना possible नहीं है। तो इसलिए हम अब क्यों नहीं पॉसिबल है वो हम समझते हैं कि फ्लैट शीट ऑफ पेपर में एक एक्यूरेट स्फेयर रिप्रेजेंट करना क्यों पॉसिबल नहीं है। आपने एक ऑरेंज लिया, ऑरेंज का छिलका ना इस तरह से छीलना है कि मतलब सारे छिलके नहीं छीलने हैं। ये ऑरेंज है, ओके, ये ऑरेंज है, इसके हमें सारे छिलके नहीं छीलने हैं। इसके हमें सारे छिलके नहीं छीलने हैं, हमें इसके कुछ कुछ छिलके ही छीलने हैं। मतलब 3 से 4 लार्ज पीसेस ऑफ द स्किन जो है उतने ही छीलने हैं, पील करने हैं। मान लिया हमने यहाँ तक, यहाँ से ये छील दिया, ये छील दिया, इतना छील दिया, इतना छील दिया, है ना, बस बीच बीच में से हमने छील दिया। अब उसको एक फ्लैट टेबल पे खड़ा करने की कोशिश करो, तो तुम देखोगे कि वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो मतलब स्टेबल नहीं हो पाएगा। तुम एक फ्लैट टेबल पे उसको रखने की कोशिश करोगे तो वो गिरते जाएगा, वो लुढ़क जाएगा, ठीक है। तो जब तक हम पूरा जो इसका छिलका है वो नहीं छीलेंगे, स्पेशली एज से, तब तक वो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, ठीक है। तो अब एक ग्लोब को कंसिडर करो। ग्लोब आपने सुना होगा कभी ना कभी या देखा भी होगा। ये हमारा है ग्लोब, ठीक है, ये ग्लोब है, ओके। अब ये स्फेयर है जहाँ पे मैप बना हुआ है। अब ये मैप अर्थ का हो सकता है। देखिए ये स्फेयर है जिसमें हमारा मैप बना हुआ है ना। और ये एक्यूरेट मैप बनाते हैं, मतलब जो सच में हमारा अर्थ में जिस तरह से कंटिनेंट, कंट्रीज़, ओशंस वगैरह वो सब एक्यूरेटली इसमें मेंशन है। बट बस वही है कि असलियत में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इसमें छोटे यूनिट्स का यूज़ करके छोटा बनाया जाता है, लेकिन डिस्टेंस वगैरह जो है सब कुछ एक्यूरेट ही होता है, कोशिश होती है यही। तो अब हमारा जो ग्लोब है स्फेयर जैसा है, जिसमें हमारा मैप ड्रॉ किया गया है। अब वो मैप जो है अर्थ का हो सकता है, मून का हो सकता है, प्लैनेट मार्स प्लैनेट का हो सकता है, स्टार्स का हो सकता है, कॉन्स्टलेशंस का हो सकता है स्काई में। कॉन्स्टलेशंस बोले तो नक्षत्र सुना है आपने वो? ये सब अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में या आगे चैप्टर्स में। तो अब ये ग्लोब ज़रूरी नहीं कि अर्थ का ही ग्लोब हो, अर्थ का ही मैप हो, किसी भी चीज़ का मैप हो सकता है, मून का, प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का, मार्स का, स्टार्स का, कॉन्स्टलेशन का।
अब द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन शोन इन द ड्राइंग, ये एक स्फेयर है, जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाया, वो स्फेयर है जो कि जनरली मेटल से बनता है, प्लास्टिक या फिर कार्डबोर्ड से बनता है। ये जो आपको दिख रहा है ये मेटल का है और ये प्लास्टिक या कार्डबोर्ड का हो सकता है, ठीक है। ये स्फेयर है बेसिकली। ये हम इसको अर्थ को समझने के लिए हमें कुछ कुछ तो चाहिए ना, एज एन एग्जाम्पल, कि हम अर्थ को सच में अपने हाथों से समझ सके, आँखों से पास से देख के समझ सके क्या कैसे होता है। तो इसलिए ये ग्लोब बनाया गया है स्टडी करने के लिए इन सब के बारे में। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि ग्लोब जो कि अर्थ की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करे, इसमें हम अर्थ की ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज जो ग्लोब और अर्थ है, क्योंकि कोशिश की गई है ग्लोब को इसी तरह से बनाया गया है कि उसका स्फेरिकल शेप जो है सेम होगा। अर्थ भी ऐसा ही होता है, एज आई सेड स्फेरिकल, यहाँ पे हम बस प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में वो परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होता है अर्थ। तो इसलिए ग्लोब इस तरह से ही बनाया गया है अर्थ की जैसा ही, इसलिए ग्लोब से हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे रेदर देन कि हम एक फ्लैट मैप में, पेपर ऑफ मैप में अर्थ को समझे, अर्थ की ज्योग्राफी को समझे। हम ग्लोब की मदद से ज़्यादा अच्छे से अर्थ को समझ पाएंगे। अब हम चलिए इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। इमेजिन करो कि आप एक किसी शहर के या टाउन के बहुत बड़े मार्केट में हो, बहुत बड़े, ठीक है, और उस मार्केट में सब कुछ ना नीट एंड क्लीन है। सब कुछ नीट एंड क्लीन तरीके से शॉप्स वगैरह जो है लोकेटेड है, ठीक है। नीट रोज़ ऑफ शॉप्स, ये रोज़ हो गया, ठीक है, मतलब ऐसे एकदम क्लीन एंड क्लियर रोज़ है और इस रोज़ में अलग अलग शॉप लोकेटेड है और सारे जो है सेम साइज़ के हैं, सेम साइज़ के हैं, मतलब सेम डिस्टेंस पे सेम साइज़ के शॉप्स है सारे, और एकदम ऐसे नीट एंड क्लीन लोकेटेड है, ठीक है। अब तुम अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हो स्टेशनरी शॉप पे, स्टेशनरी शॉप जो उस मार्केट के अंदर है, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड को नहीं पता कि वो शॉप कहाँ है, तो तुम क्या करोगे, उसको तुम डायरेक्शन दोगे। कैसे डायरेक्शन दे सकते हो कि मुझे 6 बजे मिलना, शाम के 6 PM पे मिलना 7th शॉप में जो कि 5th रो में है। यानी जब तुम एंटर करोगे फ्रॉम द एंट्रेंस, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से जब तुम एंटर करोगे, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर करोगे तो तुम्हारे सामने जितने भी रोज़ हैं 2 3 4 5 6 7 8 फॉर एग्जांपल, इतने रोज़ है अभी दिख रहे हैं, तो हमने उसको बोल दिया कि देखो जहाँ से तुम एंटर करोगे वहाँ से 5वें रो में जाना, 1 2 3 4 5, ये रहा हमारा 5वां रो, 1 2 3 4 5, ये रहा हमारा 5वां रो, ठीक है। 5वें रो में जाना, 5वें रो के 7th शॉप में मिलना मुझे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे यानी मुझे मिलना, यानी ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मिलना। तो अब ऐसे बताने से वो उसका जो फ्रेंड है उसको शॉप आसानी से मिल गई, आसानी से मिल गई ना, जिस तरह से हमने बताया प्रीशियसली हमने लोकेशन को डिटरमाइन कर लिया, हमने नहीं, तुम्हारे फ्रेंड को आसानी होगी ऐसा करने में। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब एक चेस बोर्ड है ये, अब ये एक चेस बोर्ड है, आपने चेस बोर्ड खेला होगा या देखा होगा। अब जो एडवांस लेवल पे जो प्लेयर्स चेस खेलते हैं, नेशनल स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे भी जब एडवांस लेवल पे चेस खेला जाता है, आई डोंट नो अगर आपको पता हो या नहीं पता हो, तभी आपको पता चल जाएगा। तो लेटर्स यहाँ पे रखे जाते हैं। तो जो गोटियाँ हैं, गोटियों के साइड साइड में लेटर्स लिखे होते हैं कुछ, ये देखो यहाँ पे अलोंग साइड में, वाइट वाले के सामने बगल में भी, ब्लैक वाले गोटियों के बगल में भी ये लेटर्स लिखे हैं, ए से लेकर, सॉरी, ए से लेकर एच तक, ये दिख रहा है, ए से लेकर एच तक लेटर्स लिखे हुए हैं कुछ। और इस तरफ हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, दोनों साइड में नंबर्स लिखे हैं 1 to 8 दिख रहा है। ये नंबर्स क्यों लिखे हैं, ये सिंपल सिस्टम है जो कि प्लेयर को इससे आसानी होगी कि उसकी हर एक मूव, उसकी जो हर एक चाल चल रहा है वो उसको रिकॉर्ड कर सकता है, और ऐसे ही खेला जाता है, हर एक मूव को रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं थोड़ा पतला कर दूँ, इन सब की मदद से
रिकॉर्ड करना, हर मूव को रिकॉर्ड करना संभव है। जैसे कि ये वाइट वाले ने, जो यहाँ पे सिपाही है, उसने 2 कदम आगे चला, 2 कदम आगे चला, 1 2, ठीक है। तो हम इसको क्या, इसका ओरिजिनल प्लेस हम क्या कह सकते हैं? इसका ओरिजिनल प्लेस देखो यहाँ पे था, ये डी से शुरू करेंगे हम। डी था यहाँ पे था, यानी डी, और कौन से नंबर पे था? 2 नंबर पे, यानी D2 पे था पहले। D2 से उसने कहाँ चला? D4 पे। इसको मिटा देते हैं। देखिए पहले D2 पे था, ठीक है। अब कहाँ, अब उसने कहाँ चला? D4 पे। तो यानी D2 से D4 पे उसने अपना सिपाही चला, तो ये रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। इस तरह से रिकॉर्ड रख सकते हैं। समझ में आया? वैसे ही अब हमें करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम ब्लैक, इसका रिप्लाई में हमें देना है। इसने वाइट में सिपाही 2 कदम आगे चढ़ा, और अब मैं एज अ प्लेयर, अब मुझे इसके रिप्लाई बैक में कुछ देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला जो सिपाही है, ये 2 कदम आगे बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए, कि मैंने G7 से G5 की तरफ बढ़ाया। इज़ इट क्लियर? G7 से G5 की तरफ बढ़ाया। तो इसी तरह से आप भी ऐसे एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप अगला मूव क्या चलेंगे, उसको आपको नंबर्स में, जिस तरह से ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ही है, तो आप अगला मूव आपका क्या होगा वो आपको कमेंट में लिखना है, नंबर क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने घोड़ा चला, ये घोड़ा मैंने कैसे चलते हैं, 1 2 अढ़ाई, यहाँ पे चला। तो घोड़ा अभी B8 पे है, B8 पे है। B8 से मैंने घोड़े को चला यहाँ पे A6 में, A6 में। तो इस तरह से आपको भी कमेंट डाउन करना है। तो इस तरह से जो सिस्टम है, ये जो हमने एग्जांपल्स देखे, एक हमने शॉप वाला देखा कि शॉप को हमने कैसे, उसका जो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है वो इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमने बता दिया कि 5th रो में 7th शॉप में आपको जाना है। तो वैसे ही हमने चेस में की मदद से देखा। तो ये, इसको हम, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ये जो 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हमने स्टेशनरी शॉप पे देखा, चेस स्क्वायर पे देखा, तो इसलिए इससे हम प्रीशियसली जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो बता पाते हैं। तो एक और ही इसी तरह से हमारा एक सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, जो कि हम मैप्स में यूज़ करते हैं, वर्ल्ड ऑफ मैप्स में यूज़ करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। जो कि मैप में किसी भी जगह को अगर हमें बताना है, हम जैसे कि यहाँ पे हमने ये पॉइंट आउट कर दिया, ये हमारी कुछ लाइंस है, और इधर हमारी कुछ लाइंस है, ठीक है, इधर हमारी कुछ लाइंस है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें नहीं पता कि हम कौन सी जगह पे खड़े हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 1 2 3 4, यानी कि हम 4th रो में 1 2, 3rd नंबर पे मुझे देखो, 4th रो 3rd नंबर पे देखो, तो यहाँ पर मैं हूँ। तो सेम इसी तरह से हम जो है वो मैप में भी हम इसी तरह के सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि हम कौन सी जगह पे है, या कोई भी लोकेशन का पता लगाने के लिए। अब ये सिस्टम कैसे वर्क करता है वो समझते हैं। तो देखिए, अब ये है लैटिट्यूड के बारे में हम जानते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? वापस से ग्लोब में आते हैं। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पहचानना ईजी होता है। देखिए, अगर ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब में ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे कि हमने पहले समझा था कि ऊपर वाला हमारा नॉर्थ होता है और नीचे हमारा साउथ होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ पोल, और ये हमारा हो गया साउथ पोल। इज़ इट क्लियर? तो नॉर्थ पोल हमारा ये रहा, और साउथ पोल हमारा ये रहा। क्लियर है? तो जब हम ग्लोब को रोटेट करेंगे, तो क्या होगा कि ग्लोब तो रोटेट करेगा, लेकिन लेकिन ये जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो फिक्स्ड पॉइंट पे ही रहेगा। जो टॉप और बॉटम में 2 पोल्स हैं, इसको हम पोल्स बोलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये दोनों जो है फिक्स्ड रहेंगे, बस ये चीज़ मूव करेगा, ये चीज़ हमारा फिक्स्ड रहेगा, पोल। ये जो पोल्स वगैरह, ये सारी इमेजिनरी चीज़ें हैं। अब लैटिट्यूड क्या है, इसको हम समझेंगे। देखो, ये जो हमारा
बीच का लाइन है, जब हम इसको हॉरिजेंटली आधा करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। समझ में आ गया? ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं, रियली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। समझ में आ गया? अब मान लो कि तुम इक्वेटर पे खड़े हो, ठीक है, दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल। अब देखिए, ये यहाँ पे देखिए 1.3 में ये हमारे आपको दिख रहा होगा, ये जो चीज़ है ये इक्वेटर है, ये वाला जो चीज़ है ये इक्वेटर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब आप यहाँ पे इक्वेटर पे खड़े हो कहीं पे, यहाँ से आप किसी भी एक पोल की तरफ जा रहे हो, एज आई सेड अर्लियर कि पोल हमारा ये है यहाँ पे हम इक्वेटर पे खड़े हैं, हम किसी भी पोल की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए क्योंकि साउथ पोल विजिबल नहीं है हमें, तो हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब योर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेज। जब तुम इक्वेटर से किसी भी एक पोल की तरफ आगे बढ़ोगे, किसी भी एक पोल की तरफ आगे बढ़ोगे, तो जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ऑब्वियसली तुम इक्वेटर से दूर जा रहे हो, यहाँ पे पहुंच गए हो, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस है इक्वेटर से लेकर यहाँ तक वो बढ़ता जाएगा ना, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। अब तुम यहाँ पे हो तो डिस्टेंस कम होगा, यहाँ पहुँचे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे तुम पोल की तरफ जाओगे, इस तरफ या फिर इस तरफ, तुम्हारा जो डिस्टेंस है इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जो लैटिट्यूड है, मैं सिंपल शब्दों में अगर बता दूँ, पहले ही बता देती हूँ सिंपल शब्दों में। एक मिनट, लेट मी जूम अगेन। मैं ये पहले ही बता रही हूँ आपको, अभी ये हम आया नहीं है बुक में, आगे आएगा 1-2 पेजेस के बाद, बट मैं अभी बता रही हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारा ग्लोब है, चलो ब्लू से ले लेते हैं। अब जो हमारी ये वाली लाइंस है, ये तो इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, लेकिन जो ऐसे ऐसे लाइंस जा रही हैं इक्वल डिस्टेंस पे, मैं ऐसे बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इक्वल नहीं होगा, ये जो हमारी लाइंस है ये हमारा लैटिट्यूड हो गया, यानी कि जो लेटी हुई लाइंस है ना, ये हमारा लैटिट्यूड हो गया। और क्लियर है? अब लॉन्गिट्यूड अगर हमें बनाना है, अभी इसको मत पूछना क्या है, आगे चल के बताऊंगी। अब जो हमारी ऐसी ऐसी लाइंस जा रही हैं, ये क्या है, ये हमारी जो लंबी लंबी लाइंस है उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर कि इस तरफ थर्ड रो में और इस तरफ से 5th नंबर पे शॉप नंबर है, इस तरह से जो सीखा था हमने। तो ये जो लंबा वाला चीज़ है ना, ये जो लंबा वाला दिखा रहा है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड ही तो है, लंबा लॉन्गिट्यूड, ऐसे याद कर लो, है ना, जो लंबा वाला लाइन है। और ये जो है ये हमारा लैटिट्यूड है ना, यहाँ पे हम है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की ही मदद से हम पता लगा सकते हैं कौन चीज़ कहाँ पे है, किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब हम ये क्लियर हो गया, सिंपल सी बात समझ में आ गई। हम ज्योग्राफी के टर्म्स में हमने ये जो शॉप और चेस बोर्ड वाला देखा था, सेम चीज़ है, बट क्या है कि ज्योग्राफी के टर्म्स में इसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अभी हम लैटिट्यूड की, स्पेसिफिकली लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इक्वेटर की बात कर ली। अब लैटिट्यूड क्या करता है, वो इस डिस्टेंस को मेज़र करता है। जो इक्वेटर से डिस्टेंस है हमारा, ये है इक्वेटर हमारा, ये है बीच वाली लाइन है। अब जैसे ये पोल्स है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ पे। अब जैसे जैसे हम, ये देखो ये है, तो लैटिट्यूड का क्या काम है कि ये डिस्टेंस को, यहाँ से देखो हम यहाँ तक पहुँच गए, तो ये लैटिट्यूड का डिस्टेंस हमें बता रहा है ना, ये देखिए ये डिस्टेंस ही बताएगा। तो लैटिट्यूड क्या है कि इक्वेटर से हम कितने डिस्टेंस पे पहुंच गए हैं, इक्वेटर से हमारा कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मेजर करने का काम लैटिट्यूड का होता है। किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल, आप अगर इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे ट्रेवल कर रहे हो, तो तुम एक इमेजिनरी लाइन बनाओगे जो कि ईस्ट टू वेस्ट बनती है, ईस्ट टू वेस्ट बनती है। तो बेसिकली मैं आपको लैटिट्यूड डिफ़ाइन करवा रही हूँ कि एक्चुअली में लैटिट्यूड क्या होते हैं।
अगेन मैं ये कहूँगी कि लैटिट्यूड्स हमारे इमेजनरी लाइन्स है। ये सब हम बस ज्योग्राफी को समझने के लिए, अर्थ को समझने के लिए, अपने मतलब खुद को समझाने के लिए और इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम लोगों ने खुद से चीज़ें इमेजिन करके बनाई है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। ये आप अगर सच्ची में अगर अर्थ के पास जाओगे और नॉर्थ पोल साउथ पोल ढूंढोगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये जो लाइन्स है ये ढूंढोगे, तो ये लाइन्स आपको नहीं मिलेगी। ये सारी इमेजनरी लाइन्स है जो हम ज्योग्राफी को समझने के लिए, इनके बारे में पढ़ने के लिए हमने बनाई है। अब ओके, अब जैसे कि आप, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ से हम अगर ईस्ट टू वेस्ट रन करेंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ रन करेंगे जो कि इक्वेटर के पैरेलल होगा। पैरेलल यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइंस हम इक्वेटर की जा रही है, एक मिनट, मुझे इक्वेटर को दूसरे कलर से ही रहने देना चाहिए। तो ये इक्वेटर है ब्लैक से, और इसके जो पैरेलल लाइन हम ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शंस में जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शंस में जा रही है, ये है ना। तो इस तरह की जो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इनको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और ये बेसिकली अर्थ के अराउंड सर्कल बनाती है। अभी क्योंकि मैंने फ्लैट सरफेस पे दिखाया है, यहाँ देखिए ये सर्कल बना रही है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये सर्कल बन रहा है, ओके। ये देखिए यहाँ से सिर्फ फ्रंट का, आगे का पार्ट दिख रहा है, लेकिन पीछे से ऐसे सर्कल बन रहा है, ये बनाएगा ये। तो ये जो लैटिट्यूड है ये अर्थ के अराउंड सर्कल बनाती है। ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा सर्कल, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो आपको पीछे का नहीं दिखेगा। तो ये हमारा लैटिट्यूड होता है, इसको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि जो लैटिट्यूड्स है ये इक्वेटर के पैरेलल लाई करती है और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करती है। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, या वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, जो भी कह सकते हैं। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट कि ग्लोब में जो हमारा लार्जेस्ट सर्कल है, ग्लोब में हमारा जो लार्जेस्ट सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल, अगर आप नोटिस करोगे तो देखो कि ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है यहाँ पे छोटी है, थोड़ी बड़ी है, और बड़ी है, और बड़ी है, फिर ये, और मतलब ये जो लाइंस है ये बड़ी हो रही है, राइट, बड़ी हो रही है। और सबसे छोटी हमारा पोल्स पे है, पोल पे सबसे छोटा लैटिट्यूड है, पोल पे सबसे छोटा है। बट जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रही है ये लाइंस जो है वो बड़ी होती जा रही है। और सबसे बड़ी लाइन, इसको मैं लाइन नहीं बोलूँगी, इसको मैं लैटिट्यूड बोलूँगी। तो सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, वो हमारा इक्वेटर है, क्योंकि ये बीचों बीच है। ये सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में आता है कि लार्जेस्ट लैटिट्यूड क्या है, तो हमारा लार्जेस्ट लैटिट्यूड को हम इक्वेटर ही कहेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वेटर, वाइल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जैसे जैसे जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो जैसे जैसे हम नॉर्थ वर्ड या फिर साउथ वर्ड की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे, सबसे बड़ा हमारा लार्जेस्ट सर्कल हमारा क्या बना रहा है, इक्वेटर बना रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये जो हमारी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, ये जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएगी या फिर साउथ की तरफ जाएंगी, इनकी जो ये जो है छोटे होते जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि पोल की तरफ ये सबसे छोटे थे, तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, फिर यहाँ पे सबसे छोटा होगा। सिमिलरली यहाँ पे छोटा और छोटा और छोटा, सबसे छोटा। देखिए ये जैसे मैंने बताया ही कि नॉर्थ, जितना नॉर्थ की तरफ, यहाँ से इक्वेटर से नीचे की तरफ साउथ वर्ड की तरफ या फिर नॉर्थ वर्ड की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा इक्वेटर से लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, वो उतनी ही लाइन छोटी होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो इतना छोटा हो गया। क्लियर है? ये भी क्लियर है? तो ये जो पॉइंट्स है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो या तो आप अपने बुक में भी साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं अगर आपके पास बुक है, या तो फिर ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं। नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड की तरफ जाता है जो हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो छोटा होते जाता है। अब लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि चेस बोर्ड में हमने क्या यूज़ किया था, अल्फ़ाबेट यूज़ किया था, ABCD। इस तरफ हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया था, इस तरफ हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किया था ABCD, और इस तरफ हमने नंबर यूज़ किया था 1 2 3 4, और हमने D फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है D2, इस तरह से हम लिख रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे किस तरह से लिखते हैं, लैटिट्यूड्स को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, डिग्रीज़ के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारा हाफ वे में बना हुआ है इक्वेटर है, वो उसका लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है। और जो हमारा दोनों पोल्स पे लैटिट्यूड है, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे हमारा 0 डिग्री होता है। देखो
इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है, और ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे और यहाँ पे ये साउथ पोल, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 90 डिग्री जो पोल्स है, दोनों पोल्स है 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ बनाते हैं, तो हम नॉर्थ के लिए एन यूज़ करेंगे 90 डिग्री एन, साउथ के लिए एस यूज़ करेंगे 90 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये देखो दिख रहा है, ये 90 डिग्री नॉर्थ बता रहा है, ये वाला जो हमारा नॉर्थ पोल पे लैटिट्यूड है वो उसका जो डिग्री है वो 90 डिग्री नॉर्थ बना रहा है, साउथ पोल पे 90 डिग्री साउथ बनाएगा। अभी साउथ हमें दिख नहीं रहा है, और ये देखो इक्वेटर पे आपको 0 दिख रहा होगा। ठीक, ते हैं आगे 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 क्या है कि ना, अब लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन है। अभी हम सिर्फ लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, अब देखो, अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर के अराउंड क्लाइमेट हमारा जनरली हॉट रहता है। लेट मी शो यू अ पिक्चर। अब जैसे अभी मैं थोड़ी देर में पिक्चर दिखाती हूँ, पहले हम पढ़ लेते हैं कि कनेक्शन कैसे है, क्लाइमेट और लैटिट्यूड के बीच में क्या कनेक्शन है भाई। अब इक्वेटर के अराउंड, यानी कि जहाँ पे इक्वेटर है वहाँ का क्लाइमेट जो है जनरली हॉट होता है, ज़्यादा वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, जिसको हम टॉरिड भी कह सकते हैं, इसको हम टॉरिड कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट इक्वेटर के अराउंड क्लाइमेट जो है वो बहुत हॉट होता है, और जिसको हम टॉरिड जोन कह सकते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ दूर जाएंगे बस, ठीक है, ऊपर की तरफ दूर जाओ या नीचे की तरफ दूर दूर जाओ, जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे तो वैसे वैसे हमारा मतलब जैसे जैसे हमारा लैटिट्यूड इंक्रीज़ होगा, लैटिट्यूड इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे क्लाइमेट जो है और मॉडरेट होते जाएगा। लैटिट्यूड इंक्रीज़ इन द सेंस कि अभी ये है, फिर हम दूसरी लैटिट्यूड पे आए, तीसरे लैटिट्यूड पे आए, चौथे लैटिट्यूड पे आए, तो हमारा जो लैटिट्यूड है वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज़ होगा क्लाइमेट हमारा जो है मॉडरेट होते जाएगा, जिसको हमने टेम्परेट वर्ड यूज़ करते हैं। मॉडरेट इन द सेंस वो इक्वेटर के मुताबिक गर्मी जो है वो कम होती जाएगी, मॉडरेट, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी, मिक्स। ठीक है, तो यानी कि जो मॉडरेट रीजन्स होते हैं ना, अब वहाँ ऐसे कंट्रीज़ जो मॉडरेट रीजन्स में है तो वहाँ पे गर्मी कम होंगी, ऐसे नहीं गर्मी होगी, बट हर सीज़न मॉडरेट जोन में ना हर सीज़न आता है, विंटर भी, समर भी, स्प्रिंग भी। लेकिन इक्वेटर पे जो कंट्रीज़ है वहाँ पे पूरे साल भर गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी हम समझेंगे और अच्छे से। अब और ज़्यादा हम एकदम, अगर हम पोल के पास चले जाएंगे, एकदम एकदम पोल के पास चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा हो गया टॉरिड जोन, यानी कि जनरली हॉट एरिया होता है। यहाँ पे जो कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे गर्म कंट्रीज़ रहती हैं। अब जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं, यहाँ ये वाले जो रीजन्स हो गए हमारे, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे मॉडरेट होता जा रहा है टेम्परेचर। ठीक है, फिर एकदम जब हम पोल पे पहुँच जाएंगे, एकदम जब हम पोल पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि हम एकदम इक्वेटर से बहुत दूर हो गए। तो वहाँ पे हम, अब जो साउथ पोल या नॉर्थ पोल पे क्लाइमेट एकदम ठंडा हो जाता है, जिसके लिए हम फ्रिजिड बोलते हैं, यानी कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जमना, उस तरह का हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये तो हम डिटेल में हम साइंस में सीखेंगे, साइंस में इसको समझेंगे, और इसकी वजह से ही अलग अलग सीजन्स अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, हर तरह के सीजन्स आते हैं। अब देखो, ये देखिए, इंडिया में क्या होता है, हर तरह के सीजन्स आते हैं, लेकिन जो यहाँ वाली कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे साल भर गर्मी ही रहती है। अब जैसे इंडिया, ये देखो यहाँ पर है, तो क्या बताया था मैंने, इक्वेटर से जितना दूर जाते जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर मॉडरेट होता जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो साउथ वाला एरिया है, ये जो साउथ इंडिया है हमारा, जो साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया होगा, है ना, क्योंकि नॉर्थ वाला इक्वेटर से और ज़्यादा दूर है तो यहाँ पे ठंड होती है। लेकिन ये इक्वेटर से ज़्यादा पास है, जो हमारे नीचे वाले स्टेट्स है, केरला, तमिलनाडु, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। इसीलिए दिल्ली वगैरह बीच में लाई करते हैं, तो यहाँ पे गर्मी भी ठंडी भी सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी नहीं आता, बट यहाँ पे जम्मू कश्मीर वगैरह में नॉर्थ साइड में हमारा ज़्यादा ठंड होती है, और साउथ साइड में हमारा
ज़्यादा गर्मी होती है। अब आपको क्लियर हुआ ऐसा क्यों होता है? देखिए और डिटेल में इसको बाद में समझेंगे, साइंस में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट आपको ये बात समझना ज़रूरी है। अब मैं इमेज से बताती हूँ। देखिए जैसे अगर हम इसमें देखें, ये इमेज के थ्रू समझे, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये इक्वेटर के जो पास वाला एरिया है, इक्वेटर के अराउंड जो ये एरिया है, ये हमारा हॉट जोन है, यानी यहाँ पे हीट ज़्यादा है। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? टोरिड जोन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, जो ग्रीन वाला पार्ट है ये टोरिड जोन है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है। ओके, अब ये जो ऑरेंज वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये हमारा कौन सा जोन है? ये हमारा है टेम्परेट जोन है, राइट। ये नॉर्थ टेम्परेट, देखिए ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ टेम्परेट जोन, ओके। और अब क्योंकि हम जितना इक्वेटर से दूर जाएंगे उतना टेम्परेचर क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट होते जाएगा। इधर भी ऑरेंज हो गया। अब हम नॉर्थ पोल और एकदम नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ जो है ये फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन में क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है, टू कोल्ड। समझ आ गया? तो ये इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो। चलिए अब तो ये लैटिट्यूड का ये क्लियर हो गया आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपको सब समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो इस वीडियो में हमने लैटिट्यूड के बारे में बात की, लॉन्गिट्यूड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।